Hello student, I'm Preeti Hadda, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री। पिछले लेक्चर में हमने वाणिज्यवाद के बारे में पढ़ा था कि वाणिज्यवाद क्या है, कैसे इसका उदय हुआ, कौन सा इसका समय रहा है, क्या क्या इसके उद्देश्य हैं और क्या कारण थे जिनके वजह से वाणिज्यवाद का जन्म हुआ। तो इन सब के बारे में विस्तृत रूप से हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ते हैं वाणिज्यवाद के ही बारे में, वाणिज्यवाद की प्रमुख विशेषताएं, कि वाणिज्यवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या रही। तो वाणिज्यवाद में कुछ विचार ऐसे थे जो सभी को मान्य थे, यानी सभी लोगों ने उन विचारों को माना था और इन्हीं को हम वाणिज्यवाद की विशेषताएं कह सकते हैं। इसमें पहली जो विशेषता रही है वो शक्तिशाली राज्यों का निर्माण रहा है, कि व्यापार और वाणिज्य की उन्नति के कारण शक्तिशाली जो राज्य हुए उनका निर्माण संभव हो पाया। वैसे तो शक्तिशाली राज्यों को ही वाणिज्यवाद के उदय का एक प्रमुख कारण माना जाता है। दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब सामंतवाद काल रहा है उस समय जनता और राजाओं के झगड़े चलते रहते थे, सामंतों के आपसी झगड़े चलते रहते थे, बाहरी आक्रमण होते रहते थे। तो इन सब के कारण व्यापार का विकास नहीं हो रहा था। अशांति और अराजकता हर जगह विद्यमान थी। तो ऐसी स्थिति में शांति बनाए रखने के लिए, व्यापार को विकसित करने के लिए, ताकि वो शांतिपूर्ण ढंग से होता रहे, एक शक्तिशाली राज्य की आवश्यकता थी। यही कारण था कि वाणिज्यवादियों ने इस स्थिति से निपटने के लिए शासकों की सहायता की, आर्थिक रूप से आर्थिक सहयोग देकर उनकी सैनिक शक्ति को बढ़ाया। इसके बदले में उन शासकों ने उनके व्यापार को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो एक तो विशेषता ये रही कि राज्य को शक्तिशाली बनाने का कार्य व्यापार के विकास द्वारा ही संभव हो पाया। दूसरी जो प्रमुख विशेषता है वाणिज्यवाद की, वो है चांदी और सोने के महत्व को ज़्यादा करना। वाणिज्यवादी जो थे वो राज्य की शक्ति को बढ़ाना चाहते थे और राज्य की शक्ति को बढ़ाने के लिए वो सोने और चांदी दोनों चीज़ों को महत्वपूर्ण साधन मानते थे। उनका कहना था कि कीमती धातुओं के बदले में कोई भी वस्तु खरीदी जा सकती है, इनको कहीं भी किसी भी रूप में प्रयोग किया जा सकता है। वाणिज्यवादियों का प्रमुख नारा भी रहा, अधिक सोना, अधिक चांदी, अधिक धन, अधिक शक्ति। वाणिज्यवादी जो थे उनका कहना था कि जिन राज्यों के पास खाने नहीं हैं सोने और चांदी की, उनको दूसरे देशों से सोना चांदी प्राप्त करके धनवान बनना चाहिए। किसी भी देश की समृद्धि का प्रमुख आधार वाणिज्यवादी सोना और चांदी मानते थे, इसलिए वाणिज्यवाद को धातुवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रमुख विशेषता रही है ये भी वाणिज्यवाद की। तीसरी जो प्रमुख विशेषता रही है वो है राज्य द्वारा आर्थिक नियम बनाना। वाणिज्यवादी आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण चाहते थे। उनका मानना था कि राज्य का नियंत्रण रहेगा तो एक जैसी नीतियाँ पूरे देश में लागू होंगी और एक जैसी नीतियों के लागू होने से व्यापार को फायदा मिलेगा। इसलिए उन वाणिज्यवादियों का मानना था कि सरकार को, राज्य को ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे धन दौलत में वृद्धि हो। आंतरिक और विदेशी व्यापार के नियम ऐसे बनाने चाहिए जिसमें व्यापार का जो पक्ष है हमेशा खुद के देश के हित में रहे। उद्योगों पर, व्यापार पर कड़ा नियंत्रण राज्य का वो चाहते थे। तो ये भी एक प्रमुख विशेषता रही है। चौथा, वाणिज्यवादियों द्वारा विदेशी व्यापार पर ज़्यादा बल दिया गया। उनका मानना था कि अधिक मात्रा में सोना चांदी प्राप्त करना, और सोना चांदी जो था घरेलू व्यापार से प्राप्त नहीं किया जा सकता था, उसको प्राप्त करने का एकमात्र तरीका था विदेशी व्यापार। वे विदेशी व्यापार को महत्व देते थे। विदेशी व्यापार के कारण ही वाणिज्यवाद का विकास हुआ था। पांचवा जो पॉइंट दिया गया है, अनुकूल व्यापार संतुलन की नीति दिया गया है, कि विदेशी व्यापार के साथ साथ वाणिज्यवादी अनुकूल व्यापार संतुलन के पक्षधर थे।
अनुकूल व्यापार संतुलन से अभिप्राय ऐसे व्यापार से था जिसमें निर्यात अधिक से अधिक हो और आयात जो हो वो कम से कम करना पड़े। तो ऐसे व्यापार के पक्ष में वो रहे हैं ताकि फायदा किसको हो, खुद के देश को हो। तो इसके लिए कुछ बातों पर बल दिया गया, जैसे कि विदेशी वस्तुओं पर भारी मात्रा में आयात कर लगाना, निर्यात अधिक करना, जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक आयात जो है वो नहीं करना, देश में माल की खपत को कम करना, बचे हुए माल को विदेशों में निर्यात करना। ये उनके द्वारा बनाए गए अनुकूल व्यापार संतुलन के कुछ नियम थे। अगला जो पॉइंट दिया गया है, उद्योगों को राज्य द्वारा संरक्षण दिया गया है। वाणिज्यवादियों का मानना था कि प्रत्येक देश को अपने देश के अंतर्गत आने वाले उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना चाहिए, यानी कि ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे उद्योगों का विकास हो सके। इसमें कर को कम करना, आयातों पर प्रतिबंध लगाना, व्यापार को विकसित करने के लिए दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करना, इन सभी चीज़ों को रखा गया है। अगला जो पॉइंट आता है प्रमुख विशेषता में, वो आता है उपनिवेशों की स्थापना पर जोर, कि वाणिज्यवादियों द्वारा उपनिवेशों की स्थापना पर जोर दिया गया। उनका कहना था कि दूसरे पिछड़े देशों पर अधिकार किया जाए और वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग अपने देश के हित के लिए किया जाना चाहिए, यानी कि कच्चा माल प्राप्त करने के लिए उन जगहों का प्रयोग किया जाना चाहिए और फिर उसी कच्चे माल से कारखानों में माल तैयार करके उस माल को उन्हीं उपनिवेशों में बेच देना चाहिए, यानी कि कच्चा माल प्राप्त करने के लिए और एक बाजार के रूप में उपनिवेशों का प्रयोग करना चाहिए। और इसके लिए उपनिवेशों की स्थापना पर जोर दिया गया था। जनसंख्या पर बल दिया गया। वाणिज्यवादियों ने जनसंख्या बढ़ाने का सुझाव दिया, क्योंकि इससे एक तो सस्ती जो मजदूर थे वो मिल सकते थे, दूसरा जनसंख्या बढ़ने के कारण वस्तुओं की जो मांग थी वो बढ़ जाती थी। यही कारण था कि जनसंख्या बढ़ाने पर अधिक बल दिया गया था। अब आता है वाणिज्यवाद के पतन के कारण, कि क्या कारण थे वाणिज्यवाद का पतन हो गया। तो यह जो विचारधारा रही काफ़ी समय तक प्रचलित रही, लेकिन धीरे धीरे इस विचारधारा का भी पतन होना आरंभ हो गया। उसका कारण था अनेक ऐसे लेखक रहे, विद्वान रहे, जिन्होंने वाणिज्यवादी सिद्धांतों की कड़ी आलोचना की, और इसमें प्रमुख रूप से एडम स्मिथ का नाम आता है, जिसने सबसे पहले 1776 में अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में वाणिज्यवाद की आलोचना की, और सबसे पहले वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग उसी के द्वारा किया गया। एडम स्मिथ ने मुक्त व्यापार की नीति का समर्थन किया। उसका मानना था कि व्यापार पर राज्य का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। राज्य का नियंत्रण होगा तो व्यापार उतना विकसित नहीं हो पाएगा। तो इसके पतन के कुछ कारण रहे हैं। सबसे पहले तो धन संग्रह पर अत्यधिक बल दिया गया, कि धन संग्रह पर अत्यधिक बल देने के कारण राजा जो था प्रजा हितैषी कार्य भूल बैठा। केवल ऐसे नियम बनाए गए जिससे राज्य का व्यापार विकसित हो, राज्य को अधिक से अधिक लाभ हो। तो ऐसी स्थिति में प्रजा कल्याण के जो कार्य थे वो छोड़ दिए गए। शोषण पर आधारित अर्थव्यवस्था अपनाई गई, जिसका परिणाम आगे चलकर भयंकर साबित हुआ। कृषि की शोचनीय स्थिति हो गई, कृषि की दयनीय स्थिति हो गई। व्यापार पर अधिक बल देने के कारण कृषि की ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे कृषि क्षेत्र में धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया। कृषि की तरफ ध्यान न देने के कारण लोगों ने कृषि में नए नए प्रयोग करने बंद कर दिए, जिसके कारण पेट भरने के लिए अन्न की समस्या आ गई। और बाद में, क्योंकि कोई भी अर्थव्यवस्था जो है कृषि पर निर्भर करती है, तो बाद में कुछ अर्थशास्त्री ऐसे रहे जिन्होंने यह सिद्ध किया कि कृषि से ही अर्थव्यवस्था को चलाया जा सकता है, व्यापार को, उद्योगों को चलाया जा सकता है, क्योंकि व्यापार के लिए, उद्योगों के लिए जो कच्चा माल था वो कृषि से ही प्राप्त होता था।
तीसरा जो इसका पतन का कारण बताया गया है वो बताया गया संकुचित विचारधारा, कि वाणिज्यवाद की जो विचारधारा रही वो संकुचित रही, स्वार्थ की भावना पर रही। इसमें केवल और केवल धन पर बल दिया गया, सोने चांदी पर बल दिया गया। अधिक से अधिक निर्यात का नियम बनाया गया, आयात का नियम न के बराबर बनाया गया। तो इस भावना ने यूरोप के जो देश रहे उनमें आपसी संघर्ष पैदा कर दिया। वाणिज्यवाद के काल में इंग्लैंड में है, फ्रांस से पुर्तगाल, हॉलैंड, इस देशों में आपसी संघर्ष देखने को मिले। उपनिवेशों का शोषण भी पतन का कारण बताया गया है, कि वाणिज्यवादी विचारधारा में अपने देश के व्यापार को फायदा पहुंचाने के लिए उपनिवेशों का शोषण किया गया। वहां से कच्चा माल प्राप्त किया गया, कच्चे माल से तैयार माल देश के कारखानों में किया गया और फिर उसी तैयार माल को उपनिवेशों में बेच दिया गया, यानी कि एक बाजार के रूप में उसका प्रयोग किया गया। तो इन वाणिज्यवादी नीतियों के कारण उपनिवेशों को जो व्यापार और स्थानीय उद्योग थे वो एक तरह से खत्म हो गए। धीरे धीरे वहाँ की जनता ने अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया और इसी का परिणाम था 1776 की अमेरिका की क्रांति। इंग्लैंड के विरुद्ध जो क्रांति हुई वो इसी का परिणाम था। धीरे धीरे अन्य देशों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया। तो ये भी एक प्रमुख कारण रहा वाणिज्यवाद के पतन का। मजदूरों के शोषण पर आधारित नीतियां रही। इस नीति में केवल और केवल राज्य के हित या व्यापारियों के हित पर बल दिया जाता था। इसके कारण मजदूरियों को उनको कम मजदूरी दी जाती थी और उनसे ज़्यादा काम लिया जाता था। कम मजदूरी देने के कारण मजदूरों का अपना पेट भरना भी संभव नहीं था। तो धीरे धीरे इस शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी और इसी का परिणाम था आगे चलकर मजदूरी जो संगठन बने वो इसी का परिणाम रहे हैं। निरंकुश शासन के प्रति असंतोष बताया गया है वाणिज्यवाद के पतन का कारण। स्वतंत्र व्यापार की मांग भी एक प्रमुख कारण बताया गया है, कि पहले व्यापार पर राज्य का नियंत्रण था, लेकिन धीरे धीरे ऐसे विचार विकसित होने लगे जिनका ये कहना था कि व्यापार पर राज्य का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, सभी को व्यापार करने का अधिकार बराबर का होना चाहिए। स्वतंत्र व्यापार की जो नीति थी उसका प्रचलन अब शुरू हो गया था। और लास्ट में एडम स्मिथ के विचारों का प्रभाव रहा। एडम स्मिथ ने स्वतंत्र व्यापार की नीति का समर्थन करते हुए वाणिज्यवाद की आलोचना की। उसका कहना था कि वाणिज्यवाद या व्यापार पर कुछ लोगों का अधिकार नहीं होना चाहिए, राज्य का अधिकार नहीं होना चाहिए। उसी के विचारों से प्रभावित होकर इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री रहा छोटे पिट, उसने व्यापार पर लगे अनेक प्रतिबंध जो है वो हटा दिए थे और मुक्त व्यापार की नीति को इंग्लैंड में लागू कर दिया गया था। अब लास्ट में आता है वाणिज्यवाद का प्रभाव या महत्व, कि वाणिज्यवाद के क्या प्रभाव रहे, क्या इसका महत्व रहा। तो सबसे पहला प्रभाव, सामंतवादी प्रथा को इसने खत्म कर दिया। सामंतवादी प्रथा को कैसे खत्म किया गया? वाणिज्यवाद के कारण व्यापारियों ने राजा को आर्थिक रूप से धन देना शुरू कर दिया। राजा ने उस आर्थिक रूप से प्राप्त धन का प्रयोग सेना को बनाने के लिए किया और सेना का प्रयोग करके सामंतों की शक्ति को समाप्त कर दिया गया। तो सामंतवादी प्रथा को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वाणिज्यवाद के कारण व्यापार और उद्योगों का विकास हुआ, क्योंकि यह विचारधारा आधारित ही व्यापार पर थी, व्यापार को विकसित करने पर आधारित थी। इसलिए इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यही रहा कि व्यापार का विकास इसके द्वारा हो सका। राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना को संभव बनाया। वाणिज्यवाद के कारण राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई और राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना को संभव बनाने का जो कार्य है वो वाणिज्यवादियों ने ही किया। शासक की आर्थिक रूप से सहायता की, जिसके आधार पर शासक ने सैनिक शक्ति बढ़ाई, अपनी शक्ति को प्राप्त किया। ऐसे नियम लागू किए जिनसे व्यापार का विकास हो सके। उपनिवेशों की स्थापना की गई। वाणिज्यवाद के कारण ही उपनिवेशों की स्थापना संभव हो पाई। अनेक देश जो थे नए नए क्षेत्र खोजने लग गए थे अपने व्यापार के विकास के लिए और बाद में इन उपनिवेशों का प्रयोग अपने बाजार के रूप में उन्होंने किया था। मध्यम वर्ग का उत्थान हुआ। वाणिज्यवादी सिद्धांतों ने मध्यम वर्ग के उदय में भी महत्वपूर्ण भूमिका
निभाई। यूरोपीय देशों में व्यापारिक संघर्ष बताया गया है कि वाणिज्यवाद के कारण यूरोप के जो विभिन्न देश थे उनमें व्यापारिक संघर्ष शुरू हो गया। औपनिवेशिक शत्रुता आप इसको कह सकते हैं। प्रत्येक देश अपने यहाँ के निर्यात को बढ़ाना चाहता था और आयात को कम से कम करना चाहता था। इसलिए एक देश द्वारा दूसरे देश के जो माल था, सामान था, उस पर भारी आयात कर लगाए गए, जिससे विभिन्न देशों का आर्थिक नुकसान हुआ और आगे चलकर यही संघर्ष का कारण बना। औद्योगिक पूंजीवाद को जन्म दिया गया। वाणिज्यवाद के परिणाम स्वरूप पूंजीवाद का जन्म हुआ। वाणिज्यवाद के कारण यूरोप के जो पूंजीपति थे उनके पास लगातार धन इकट्ठा होने लग गया और इस धन का प्रयोग उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किया, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में पूंजी लगाकर पूंजीवाद को जन्म दिया। और अंतिम जो इसका प्रभाव रहा, आधुनिक आर्थिक विचारों का जन्म हुआ। वाणिज्यवाद के कारण ही स्वतंत्र व्यापार के जो विचार थे उनका जन्म हुआ। वाणिज्यवादियों ने व्यक्तिगत, स्थानीय, सांप्रदायिक हितों के स्थान पर राज्य के हितों को प्राथमिकता दी, जिसके आधार पर राष्ट्रीय जो विचार थे उनका जन्म हुआ। राष्ट्रीय नीतियों को अपनाया गया। एडम स्मिथ और अन्य जो अर्थशास्त्री रहे उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मुक्त व्यापार की नीति का समर्थन किया। तो ये कुछ प्रभाव रहे वाणिज्यवाद के जो व्यापक रूप से पड़े। धन्यवाद आपका।